तो दोस्तों वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में हम काफी सारी नई चीजों के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन तरीके से सब कुछ सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको अपना अटेंडेंस मार्क कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए आई एम फॉलोइंग दिस वीडियो एंड दिस एंटायर कोर्स प्लेलिस्ट। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं और किस तरीके का रिस्पॉन्स है। अगर इस वीडियो या इस कोर्स के बारे में कोई भी आपको फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख दीजिए। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और सारे कमेंट्स पे एक्ट भी करता हूं। ठीक है, तो ये काफी जरूरी है आपकी आवाज मुझ तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी तक अगर आपने लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि यही इस कोर्स की फीस है। दोस्तों ये कोर्स फ्री में है, लेकिन एक फीस है यहाँ पर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को तो जरूर दबाना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आप डेली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आते रहे। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर मैं कम्युनिटी में यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट करता हूँ तो वो भी आप तक पहुंचती रहे, अदरवाइज आप कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर जाओ। ठीक है, अगर मैं कुछ पोल्स रन करूँ, कुछ मुझे पूछना है, कुछ फीडबैक लेनी है, तो ये सारी कम्युनिटी टैब्स में मैं करता रहता हूँ। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस करनी है। याद रखिएगा ये कोर्स की फीस है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो देखिए लिख तो दिया है मैंने, ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे, तो ये जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप अटेंडेंस मार्क कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। मुझे पता चलता है कि कौन कौन इस वीडियो को फॉलो कर रहा है और कैसा रिस्पॉन्स है। तो उस तरीके से उस हिसाब से मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहता है कि मुझे और वीडियोस लानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया अटेंडेंस की बात। अब बात करते हैं स्टडी प्लान के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक स्टडी प्लान शेयर कर दिया है। ठीक है, और स्टडी प्लान और ये जो रिसोर्सेज मैं शेयर कर रहा हूँ, ये जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इसका मुझे काफ़ी बढ़िया फीडबैक आ रहा है। काफ़ी लोगों को ये हेल्प कर रहा है। काफ़ी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स, ऐसे कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्पफुल लग रही है। ठीक है, तो जितना भी आप लव शोकेस कर रहे हो, कमेंट्स में मुझे मैसेजेस कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो स्टडी प्लान जो है उस पर मुझे काफ़ी बढ़िया फीडबैक मिली है। स्टडी प्लान काफ़ी हेल्पफुल रहा है। स्टडी प्लान अगर आपको नहीं पता क्या है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है। ये एक तरीके की शीट है, गूगल स्प्रेडशीट, जिसमें कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद ए डेली स्टडी प्लान मैंने बनाई है और ये जो लर्नर्स है कोर्स के उनके साथ शेयर की है। तो देखिए ऐसी कुछ शीट दिखती है। तो यहाँ पर देखिए नीचे टैब्स है, यहाँ पर आपको कोर्स का पूरा प्लान मिल जाएगा, किस तरीके से ये कोर्स फ्लो होने वाला है। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस कोर्स को मैं एक लाइव बूट कैंप की तरह कंडक्ट कर रहा हूँ, जहां पर डेली क्लासेस मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं डेली वीडियोस पब्लिश करूँ और इस कोर्स को खत्म करूँ। 100 दिनों का ये कोर्स है। ठीक है, टेक स्टैक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर टेक स्टैक ये सारी यूज हो रही है। ठीक है, फीस वगैरह सब कुछ लिख दिया है मैंने। फीस वैसे कुछ है नहीं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, बस वही फीस है। उसी से हमें खुशी मिल जाती है, वही हमारी करेंसी है। ठीक है, डेली स्टडी प्लान को शेयर किया जो काफी हेल्पफुल रहा है। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट के लिंक है, इसको बुकमार्क कर लीजिए। और देखिए ये सारे वीडियोस इस तरीके से फ्लो हो रहे हैं। अभी तक 3 वीडियोस पब्लिश हो चुके हैं जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन और वीडियोस भी पब्लिश हो रहे हैं, तो उनकी सारी लिंक्स मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। यहाँ पर नोट्स के बारे में भी अपडेट्स दिया जा रहा है कि नोट्स अवेलेबल है या नहीं, किन वीडियोस के नोट्स प्रिपेयर्ड है। तो मैं आपको बता दूं, गिटहब रेपो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कोर्स नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और जैसे ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है यहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो ये एक तरीके से सेंटर प्लान है। ठीक है, ये शीट जो है सेंटर ऑफ द कोर्स है। ठीक है, इस शीट को अगर आप रेफर करते हो तो आप बढ़िया तरीके से कोर्स को फॉलो कर पाओगे, प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर पाओगे। ठीक है, तो और डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से बोल देता हूँ, देखिए लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा भी है कि डिस्क्रिप्शन को आप प्रॉपरली रेफर कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स डाल देता हूँ जिससे आपको मदद हो जाती है। जैसे कि गिटहब रेपो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, कोर्स नोट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, स्टडी प्लान की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं वीडियो के दौरान आपको सिखाते वक्त शोकेस करता हूँ, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार उसको रेफर कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, एक अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है। ठीक है, गिटहब रेपो को भी मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि गिटहब रेपो को आप तभी यूज कीजिए जब आप कहीं पर स्टक हो जाए। ठीक है, देखिए आप कोड कीजिए मेरे साथ, वीडियो को देखते देखते मेरे साथ कोड कीजिए। मैं अगर कुछ एग्जाम्पल टाइप कर रहा हूँ, आप भी टाइप कीजिए। उसी तरह से सीखोगे आप और उसी तरह से आपका लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो बेटर होगा। अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हो, तो अगर आपको देखना है कि ये कोड तो नहीं चल रहा है, मैंने क्या लिखा है वीडियो में, तो आप गिटहब रेपो पे जाके वो कोड को चेक कर सकते हो। ठीक है,
गिटहब रेपो को डाउनलोड करके ऐसे ऐसे वीडियो देखना ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप देखते रहोगे सिर्फ वीडियोस, खुद से कोड नहीं लिखोगे तो बस फिर देखते ही रह जाओगे, ठीक है, कोड कभी नहीं लिख पाओगे। कोड लिखना ज़रूरी है, ठीक है, और इसीलिए ये कोर्स मैंने काफ़ी हैंड्स ऑन तरीके से बनाया है, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसीलिए मैं इस पर इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई अटेंडेंस, स्टडी प्लान, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की बात। एक और चीज़ मैं कहूँगा, अगर आप लिंक्डइन वगैरह पर है तो जो भी आप लर्न कर रहे हो उसको ना पब्लिकली शेयर कीजिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो पब्लिकली शेयर करते हैं कि आज का मेरा प्लान है मैं कलेक्शन सीखूं, आज का मेरा प्लान है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में एक प्रोजेक्ट बनाऊं, आज का मेरा प्लान है मैं स्प्रिंग बूट सीखूं और उसमें ये प्रोजेक्ट बनाऊं, और डेली वो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस भी पोस्ट करते हैं। तो इसे कहते हैं पब्लिक लर्निंग। पब्लिक लर्निंग से क्या होता है, आपके माइंड के पीछे एक सोशल प्रेशर आ जाता है कि मैंने पब्लिकली सबको बोला है तो मुझे करना होगा, ठीक है, और आप कर जाते हो वो। और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई बढ़िया सी प्रोजेक्ट बना देते हो, जैसे हम इस कोर्स में बनाने ही वाले वैसे भी, आप उसको लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो लिंक्डइन वगैरह पर। एक तरीके से वो आपका शोकेस हो जाता है। और अगर आपके नेटवर्क में, आपके कनेक्शंस में कोई रिक्रूटर वगैरह है, कोई फाउंडर है और वो एक डेवलपर को देख रहा है वही टाइम पर, तो हो सकता है आपको वो अपॉर्चुनिटी के लिए रीच आउट भी करे, ठीक है, तो इससे अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी खुल जाती है। तो पब्लिकली लर्निंग या पब्लिक लर्निंग इसे कहते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है जहां पर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी जो लर्निंग प्रोग्रेस है उसको शेयर करते हो डेली। तो मैं वो काफ़ी रिकमेंड करूंगा, और अगर आप ये करते हो तो मुझे ज़रूर टैग कर दीजिएगा, मैं उस पर कमेंट और लाइक कर आपकी रीच भी बढ़ाऊंगा, मेरे नेटवर्क में भी रीच होगी, ठीक है। तो मैंने मेरी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर आपको इस चैनल के अबाउट पेज में भी मेरी लिंक्डइन की ये मिल जाएंगी प्रोफाइल की लिंक, ठीक है। तो इससे आपका रीच बढ़ जाएगा, और आपको अगर मेरे नेटवर्क में कोई रिक्रूटर्स है जो हायर कर रहे हैं तो वो भी देखेंगे कि अच्छा ये बंदा डेली पोस्ट करता है, ये कुछ सीख रहा है, ये बना, अच्छा इसने प्रोजेक्ट भी बना लिया, इसको मैं देख रहा हूँ पिछले 10 दिनों से पोस्ट कर रहा है और अभी इसके पास एक प्रोजेक्ट भी है, इसका मतलब ये सीरियस है, ही इज ऑन टू समथिंग एंड प्रॉब्ली आई शुड ऑफर हिम समथिंग। तो ऐसी चीज़ें होती है, मैंने होते देखी है और इसीलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, वैसा नहीं सोचेगा, लेकिन इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक काफ़ी ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे बोलना था आपको। तो बस वही आज का जो वीडियो है काफ़ी नॉलेज पैक्ड है, हैंड्स ऑन है, तो बिना टाइम को ज़ाया किए हुए या वेस्ट किए हुए हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। अब जब जावा की बात करते हैं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई एडवांस लेवल डेवलपमेंट भी करते हो तो एक्सेप्शन हैंडलिंग ये सारी चीज़ें बहुत कॉमनली यूज़ होती है। तो उम्मीद करेंगे कि हम इस चीज़ को बढ़िया तरीके से क्रैक करें आज। तो देखिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझेंगे कि एक्सेप्शंस होते क्या है। पहले तो एक्सेप्शंस के बारे में समझेंगे, फिर उसको हैंडल करने के बारे में सीखेंगे, ठीक है। देखिए, एक नॉर्मल प्रोग्राम जब भी आप रन करते हो तो उसकी फ्लो कुछ इस तरीके से होती है। स्टार्ट होता है, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होता है उसका, और फिर वो एंड हो जाती है, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, प्रोग्राम में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कुछ एक ऐसी कंडीशन आ गई, जैसे आपने डिवाइड बाय जीरो करने की कोशिश हो गई एप्लीकेशन में, तो होता क्या है, प्रोग्राम जो है वो अबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ही दिखा देता हूँ, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा हैंड्स ऑन ही जाएंगे। तो देखिए, ये एक पैकेज बना लिया मैंने 5 करके, यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन डेमो करके एक क्लास भी बना लिया और पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन भी लिख लिया, ठीक है। अब मानिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ 10, और मैं कर देता हूँ इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 0, ठीक है। तो मैं 0 से डिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है, बस इतना ही प्रोग्राम लिखते हैं। और फिर देखिए, इस पर होवर करोगे आप तो ये बोलेगा यहाँ पर एरर आ सकती है। तो ये कंपाइलर हमें पहले ही वॉर्न कर रहा है, लेकिन इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा ही नहीं, हमें ये एरर आ जाएंगे। देखिए इस तरीके से, एक्सेप्शन इन मेन, मेन का मतलब क्या है, मेन मेथड java.lang अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि आपने डिवाइड बाय 0 अटेम्प्ट किया है। देखिए ये मैसेज भी है डिवाइड बाय 0, और ये जो एक्सेप्शन है उसकी लोकेशन आ गई है। तो ये एक्सेप्शन डेमो.java में लाइन नंबर 6 पर हुआ है। तो अगर आप इस पर क्लिक भी करेंगे, ये लिंक है, तो देखिए आप यहाँ पर कर्सर आ जाएगा आपका और यहाँ पर इशू हुआ है,
ठीक है, इसे कहते हैं एक्सेप्शन। तो ये प्रोग्राम नॉर्मली एग्जीक्यूट होना था, लेकिन यहाँ पर बीच में कुछ ऐसा सिनारियो आ गया जहाँ पर डिवीजन बाय 0 हो गया, तो प्रोग्राम जो है वो अब नॉर्मली टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर होगा डिवाइड बाय अगर 3, और अगर मैं यही सेम प्रोग्राम रन करता हूँ तो ये प्रोग्राम जो है वो ठीक तरीके से रन होगा। देखिए कुछ एरर नहीं आई है और कुछ आउटपुट भी नहीं आया, क्योंकि हम कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट कर देता हूँ और डन करके, और इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे डन आ गया, तो ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाती है तो आप ये रियलाइज करोगे कि प्रोग्राम जो है वो अबनॉर्मली यहीं पर टर्मिनेट हो जाती है, और ये आगे के स्टेटमेंट्स जो है वो सारे के सारे स्किप हो जाते हैं। तो देखिए मैं रन करके बता देता हूँ। देखिए एक्सेप्शन आ गई, डन तो कहीं पर प्रिंट हुआ ही नहीं है। क्यों डन प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि डन जो है वो एक्सेप्शन क्रिएटिंग स्टेटमेंट जो है, जो स्टेटमेंट एक्सेप्शन क्रिएट कर रही है उसके बाद लिखा गया है। अगर हम इसी डन को ऊपर लिखते थे यहां पर, तो ये डन प्रिंट होता। देखिए डन होने के बाद एक्सेप्शन आई है। देखिए प्रोग्राम जो है हमारा सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, ये आप बात समझ लीजिए। पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होती है, फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट होती है, फिर ये एग्जीक्यूट होती है। अब यहां पर अगर एक्सेप्शन आएगा तो प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो जाएगा, और जितनी भी बाकी की लाइंस है प्रोग्राम में वो सारी की सारी स्किप हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है फिर से हम उसी जगह पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये होता है एक्सेप्शन। अभी एक्सेप्शंस अलग अलग तरह के हैं, तो यहाँ पर अगर ये रन करोगे आप, यहाँ पर आपको आ रही है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये देखिए ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्लास है, एक इनबिल्ट क्लास। अगर आप इस पर क्लिक भी करोगे तो ये देखिए इनबिल्ट क्लास है जो कि है java.lang पैकेज में, तो ये जावा की इनबिल्ट लाइब्रेरी है। देखिए, और यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन भी है, थ्रोन व्हेन अरिथमेटिक एक्सेप्शन और अरिथमेटिक कंडीशन, एक्सेप्शनल अरिथमेटिक कंडीशन हैज अकर्ड, फॉर एग्जाम्पल एन इंटीजर डिवाइड बाय 0 थ्रोज इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। तो इस क्लास का एक इंस्टेंस बन जाएगा तुरंत, और वो थ्रो होगा। ठीक है, थ्रो का मतलब है जनरेट होगा, तो इसे कहते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, अब देखिए एक्सेप्शन है ना बिल्कुल अनअवॉइडेबल नहीं है। हो सकता है आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको पता नहीं है, और बीच में कोई 0 आ गया और आपने डिवाइड बाय 0 कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। आप कोई डेटाबेस है, रिमोट सर्वर पे एक डेटाबेस है, ठीक है, और आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू उस डेटाबेस को कनेक्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन किसी वजह से डेटाबेस कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और कनेक्शन दे नहीं रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगी एसक्यूएल एक्सेप्शन। ये भी एक इनबिल्ट क्लास है एसक्यूएल एक्सेप्शन, जो कहेगी कि अनेबल टू एस्टैब्लिश कनेक्शन विद द डेटाबेस, और जो भी उसका मैसेज है वो मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्शंस तो हमें क्लियर होगी। एक्सेप्शंस है क्या? एक्सेप्शंस एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे प्रोग्राम में आ जाए, जिसकी मदद से, जिसकी वजह से, मदद से नहीं कहूँगा, जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल एग्जीक्यूट होने वाला प्रोग्राम था वो अब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाए। इसको कहते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, अब एक्सेप्शंस कॉमन है, हम प्रोग्राम लिखते हैं, बग्स तो आने ही है और एक्सेप्शंस भी आने ही है। ठीक है, तो डेवलपर्स हैं तो ये तो होना ही है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? ये आना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हैंडल करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हैंडल करना, और इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं एक बढ़िया तरीके से, जिसकी मदद से जो प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट होने वाला था वो अब नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि आपने एक्सेप्शन को बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन का, ये इवॉल्व होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में जाके। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया हमें। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, इसको हैंडल कैसे करते हैं वो भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, एरर्स का। देखिए एक्सेप्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि कोड में अराइज होती है, उस वजह से, आपके कोड लिखने की वजह से। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने डिवाइड बाय 0 किया है तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया, तो ये हमारी वजह से हुआ है, क्योंकि हमारे कोड की वजह से हुआ है। हमारी वजह से नहीं कहूँगा, हमारे कोड की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये आपके कंट्रोल में है। अब कुछ चीज़ें कभी कभार ऐसी हो जाती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आउट ऑफ मेमोरी एरर। आउट ऑफ मेमोरी एरर इसका मतलब, चलो जो जहाँ पर आपका प्रोग्राम रन हो रहा था वहाँ पर मेमोरी ही नहीं बची, तो ऐसी जो चीज़ें हैं आउट ऑफ मेमोरी एरर या ऐसी एरर्स जो आती है, इसे कहते हैं एरर्स, एक्सेप्शन नहीं कहते इसे। ठीक है, आउट ऑफ मेमोरी एरर
ये एक एग्जांपल है, ठीक है। काफ़ी सारे टाइप के एरर्स होते हैं, उनमें से एक है आउट ऑफ मेमोरी एरर, तो उसका मैं एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें जो 3 चीज़ें हैं, एक्सेप्शंस, एरर्स और एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये क्या है, इसमें जो अंतर है, डिफरेंस है, वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर रहा है अब तक। अब दोस्तों एक्सेप्शन जो है, इसको तो हमने समझ लिया कि एक्सेप्शन क्या है, क्यों अकर होती है, और अगर अकर होती है, अगर ये एक्सेप्शन आती है आपके किसी प्रोग्राम में, तो इससे होता क्या है ये भी हमने देख लिया यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की, ठीक है। एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करना है ये ज़रूरी है। सही तरीके से आप अगर एक्सेप्शन को हैंडल करते हो तो आप एक बढ़िया सा रोबस्ट प्रोग्राम बना पाओगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिखी हुई है जहां पर एक्सेप्शन आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सेप्शन को बढ़िया तरीके से हैंडल करेंगे। तो इस पर चर्चा करते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए देखिए हमें जावा एक ब्लॉक देती है, ब्लॉक है ट्राई कैच ब्लॉक। आपने सुना होगा इसके बारे में, अगर आप जावा प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रहे हैं थोड़े समय से, तो ट्राई ऐसे लिखना है। इसका सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ, ट्राई, और ट्राई के अंदर एक्सेप्शन जनरेटिंग स्टेटमेंट, एक्सेप्शन जनरेटिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, एक्सेप्शन जनरेटिंग स्टेटमेंट, और फिर होगा कैच ब्लॉक, और यहां पर हम डालेंगे पैरामीटर्स, ठीक है। कैच ब्लॉक में हम लिखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। यानी कि कैच ब्लॉक में वो स्टेटमेंट्स होंगे जो एक्सेप्शन आने पर क्या होना चाहिए डिसाइड करेंगे। तो देखिए आपको अगर कोई एक्सेप्शन आई है, आप डिवाइड बाय 0 कर रहे हो, तो एक्सेप्शन आ गई, तो कैच ब्लॉक में आप लिख सकते हो कि डिवाइड बाय 0 नहीं, डिवाइड बाय ये होना चाहिए, या तो फिर आप एरर को सिंपली कंसोल पे प्रिंट भी कर सकते हो। तो जो ऑल्टरनेटिव वे है एक्सेप्शन आने पर, वो आप कैच ब्लॉक में डिफाइन करोगे, ठीक है। और ट्राई कैच ब्लॉक अगर आपके प्रोग्राम में है और एक्सेप्शन जनरेटिंग स्टेटमेंट्स अगर ट्राई ब्लॉक में इंक्लूडेड है, ट्राई ब्लॉक के बाहर है तो कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक है। जैसे कि अभी देखिए मैंने कैच ब्लॉक, तो यहाँ पर मुझे एरर आ रही है, तो यहाँ पर पैरामीटर पास करना पड़ेगा हमें एक्सेप्शन का, ये, ठीक है। तो जो भी टाइप की एक्सेप्शन है उसको हम जो कैच कर रहे हैं उसका पैरामीटर यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें। देखिए एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक में ये ट्राई ब्लॉक है, ठीक है। ट्राई ब्लॉक में होगा वो कोड जो एक्सेप्शन जनरेट करेगा। अब एक्सेप्शन जनरेट होती है तो क्या होता है, एक्सेप्शन जनरेट होती है तो जावा में एक इनबिल्ट एक्सेप्शन क्लास है, ठीक है, और उसकी सब क्लासेस है, काफी सारे सब क्लासेस है। और ये देखिए यहाँ पर जो एक्सेप्शन आया है हमें, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन क्लास की सब क्लास है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर मैं ब्राउजर पे आ जाता हूँ, आप अगर सर्च करेंगे एक्सेप्शन हायरार्की, मैंने हायरार्की बनाई तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे बढ़िया लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने हायरार्की बना रखी है। देखिए ये किसी ने हायरार्की बनाई है, ये हायरार्की है, ये हायरार्की। हायरार्की का मतलब ये है, तो मैं इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। देखिए मेरी इमेज तो है नहीं, मैंने क्रिएट नहीं की है, लेकिन किसी ने क्रिएट किया हुआ है और ये काफ़ी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट क्लास, हर क्लास जावा में ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करती है, थ्रोएबल होता है फिर उसके बाद, और फिर एक्सेप्शन आती है। तो देखिए एक्सेप्शन में आपके पास है रन टाइम एक्सेप्शन, अरिथमेटिक, रन टाइम के सब क्लास है अरिथमेटिक, नल पॉइंटर, क्लास कास्ट। तो अभी हमें आई है अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो हम देख रहे हैं, ठीक है। ये आईओ एक्सेप्शन, ये सारी, तो ये सारा जो है ये है एक्सेप्शन हायरार्की कहते हैं इसे। और राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो एरर है, देखिए जो मैंने कहा था, तो आउट ऑफ मेमोरी एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, असर्शन एरर, आईओ एरर, ये सारी जो एरर्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल के बियॉन्ड है, ठीक है। इनका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है उनका तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो एक्सेप्शन है इसमें से अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई है, ठीक है। तो देखिए एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट एक पेरेंट क्लास के रेफरेंस में रह सकता है। पेरेंट क्लास क्या है, यहाँ पर रन टाइम एक्सेप्शन भी है और एक्सेप्शन भी है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन अगर आप लिख देते हो तो होगा क्या, अगर आप यहाँ पर डिवाइड बाय 0 कर रहे हो तो देखिए ये जो कोड है ये एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है। आप देखोगे यहाँ पर ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है, ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है। तो इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कैच में कैच किया जाएगा और फिर उसे हैंडल किया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको जो है कमेंट कर देंगे, ठीक है, और ये वाला कोड मैं ले लूँगा यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पर। तो ये अभी भी एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है और यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ठीक है, इन कैच ब्लॉक,
ठीक है, इसको रन कर देते हैं। अब अगर मैं रन करूंगा तो मुझे एक्सेप्शन नहीं आएंगे, लेकिन देखिए इन कैच ब्लॉक, तो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो कैच ब्लॉक में आ गया। कैच ब्लॉक में क्यों आया? क्योंकि ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन जनरेट हुई। देखिए प्रोग्राम का कंट्रोल कैच ब्लॉक में तभी आएगा अगर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन जनरेट होती है। अगर यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिवाइड बाय 3 करता हूँ, डिवाइड बाय 3 कर दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डन, ठीक है, अभी रन करूंगा तो मुझे ये डिवाइड बाय 3 होगा और डन भी प्रिंट होगा। कैच ब्लॉक में जो हमने सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सेप्शन आई ही नहीं। तो यहां से हमें क्या सीखने मिलता है? अगर ट्राई ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स है वो एक्सेप्शन जनरेट करते हैं और अगर आपके पास कैच ब्लॉक है तो जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो कैच ब्लॉक में आ जाएगा और कैच ब्लॉक में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ रूल्स है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ रूल्स है, रूल्स ऑफ द गेम जिसे कहते हैं। अगर मैंने कैच ब्लॉक को हटा दिया तो ये वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर एरर आ रही है, एरर है कैच और फाइनली एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक के साथ हमेशा अगर कैच ब्लॉक आप लिखते हो, देखिए ट्राई ब्लॉक अगर लिखते हो तो कैच ब्लॉक लिखना जरूरी है। ठीक है, कैच ब्लॉक को स्किप भी कर सकते हो फाइनली ब्लॉक ऐड करके। ठीक है, लेकिन फाइनल ब्लॉक के बारे में अभी हमने चर्चा नहीं की है तो हमें पता नहीं है फाइनल ब्लॉक क्या है। इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है, लेकिन ट्राई ब्लॉक के साथ कैच या फाइनली होना ज़रूरी है। ठीक है, अभी फाइनली ब्लॉक नहीं पता तो कैच ब्लॉक तो लिखना ज़रूरी है ही। ठीक है, कैच ब्लॉक में प्रोग्राम का कंट्रोल कब आएगा? जब ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन जनरेट होती है। ठीक है, अब अगर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन जनरेट होती है तो एक्सेप्शन जनरेटिंग जो लाइन है उसके बाद में जो स्टेटमेंट्स है वो सारे के सारे स्किप हो जाएंगे। देखिए अगर मैं अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो डन प्रिंट हो रहा है क्योंकि एक्सेप्शन नहीं आ रही है। अभी अगर मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ तो देखिए मैं कैच ब्लॉक में आ गया। ये डन वाली लाइन प्रिंट ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई तो प्रोग्राम का कंट्रोल ने ये बाकी के जो पार्ट है उसको स्किप कर दिया और यहाँ पर आ गया। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर ऐसा माना जाता है, देखिए बाकी का कोड सब स्किप हो गया। बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे ऐसा माना जाता है कि आपकी जो ट्राई ब्लॉक है उसमें सिर्फ वो कोड होना चाहिए जो आपको लगता है कि जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। क्योंकि अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो जो बाकी के स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको नेक्स्ट लाइन पे ले लेता हूँ ऐसे। इसको अगर ट्राई कैच ब्लॉक के बाहर ले लूँगा तो एक्सेप्शन आए या ना आए डन तो प्रिंट होगा ही। एक्सेप्शन आए या ना आए डन टू प्रिंट होगा ही। देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन भी नहीं जनरेट करता हूँ तो अभी वाला एक्सेप्शन जनरेटिंग एग्जांपल था, अभी बिना एक्सेप्शन के भी डन प्रिंट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जो रूल्स है जो अभी मैंने बताया आपको हैंड्स ऑन तरीके से, ये सारे रूल्स है। ठीक है, आपको समझना जरूरी है इन रूल को ताकि आप ट्राई कैच ब्लॉक का सही तरीके से अपने प्रोग्राम में जो है वो इस्तेमाल कर पाओ। ठीक है, फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? ये क्यों है ट्राई कैच ब्लॉक? ट्राई और कैच यहाँ पर 2 कीवर्ड है जिसकी जो हमें ये ब्लॉक बनाने में मदद करते हैं और इसकी मदद से हम जो एक्सेप्शंस आती है प्रोग्राम में उनको एक बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इतनी पॉइंट क्लियर हो गई। अब कैच ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा या नहीं? होगा या नहीं? कमेंट में बताइए मुझे। नहीं होगा। ठीक है, हमेशा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये तभी एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम का कंट्रोल इसमें तभी आएगा जब ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आए। अब ये प्रोग्राम कंट्रोल में बोल रहा हूँ बाद में बार बार। ये क्या है? प्रोग्राम कंट्रोल का मतलब है ये जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है हमारा प्रोग्राम, तो कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट तभी करने लगेगा जब ट्राई ब्लॉक में एक एक्सेप्शन जनरेट हो। ठीक है, अब अगर एक्सेप्शन जनरेट होती है तो जो बाकी के स्टेटमेंट्स है आफ्टर द एक्सेप्शन जनरेटिंग लाइन, जो बाकी के स्टेटमेंट्स है ट्राई ब्लॉक में, वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगे। ठीक है, और जो कैच ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स लिखे वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे। ये समझना ज़रूरी है। और अगर इसी वजह से देखिए बाकी के स्टेटमेंट स्किप हो रहे कैच ब्लॉक ट्राई ब्लॉक में, अगर एक्सेप्शन जनरेट होता है तो जो एक्सेप्शन जनरेटिंग लाइन के बाद में के स्टेटमेंट्स है वो सारे स्किप हो रहे। तो इसके लिए रिकमेंडेशन ये होती है कि ट्राई ब्लॉक में सिर्फ उन्हीं स्टेटमेंट्स को इंक्लूड किया जाए जिस पर एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है। अगर आपके पास अगर आपको पता है कि ये 2 लाइन में से एक लाइन में एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है तो फिर आप
उसे ट्राई ब्लॉक में रखिए, बाकी का जो कोड है वो ट्राई कैच ब्लॉक के बाहर रखिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, देखिए अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता कि कौन सा लाइन ऑफ कोड एक्सेप्शन जनरेट करेंगी, ये तो हम नहीं समझ पाएंगे। मैं बताता हूँ, अगर आप ऐसा कोई ऑपरेशन कर रहे हो जिसमें मान लीजिए मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ और मुझे डाउट है कि हो सकता है इसमें जो डिनोमिनेटर है जो डिवीजन का वो 0 हो सकता है कभी कभार, तो मैं उस कैलकुलेशन को ट्राई ब्लॉक में डाल दूंगा। ठीक है, अगर मैं डेटाबेस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक रिमोट डेटाबेस को, तो वहां पर एक डाउट मन में रहेगा कि कभी कभार ये कनेक्शन फेल भी हो सकती है अगर डेटाबेस सर्वर डाउन है तो, करेक्ट, या नेटवर्क डाउन है तो कनेक्शन नहीं हो पाएगा प्रोग्राम का। तो ऐसे केस में हमें उन सोर्स कोड को, जो कनेक्शन एस्टैब्लिशिंग सोर्स कोड है, उसको हमें लिखना चाहिए ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखना चाहिए। तो यही है ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन हमने लिखा है, हमने क्या लिखा है, एक्सेप्शन। लेकिन यहाँ पर किस टाइप का एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, यहाँ पर थ्रो हो रहा था अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन हमने लिखा है तो ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है ये एक्सेप्शन क्लास की सब क्लास है। तो एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। अगर आप चाहो, आपको पता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही आने वाली है, तो यहाँ पर आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं ऐसी। अगर आप रन करोगे तो ये सेम आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन जनरली डेवलपर्स क्या करते हैं, एक्सेप्शन ही लिखते हैं वहाँ पर, क्योंकि हो सकता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन आए या नल पॉइंटर एक्सेप्शन आए, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन आए तो उसको एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही लिखते हो तो फिर वो नल पॉइंटर को हैंडल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप हैंडल कर रहे हो अरिथमेटिक एक्सेप्शन, करेक्ट, नल पॉइंटर तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर अरेज का। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी एक अरे बना लेता हूँ, इंटीजर इसको बनाते ए और इसमें डालते 1 2 3। ठीक है, 3 एलिमेंट्स ही डालेंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए ऑफ 6, मैं छठा एलिमेंट एक्सेस करने को ट्राई कर रहा हूँ। ऑफकोर्स ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर मुझे एक्सेप्शन आनी है। देखिए, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हायरार्की में आप देखोगे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और उसका सब क्लास है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इसको मैं चाहूँ तो हैंडल भी कर सकता हूँ ट्राई कैच ब्लॉक की मदद से, लेकिन ये आप लोग करने वाले हो तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है, वीडियो को पॉज कीजिएगा यहाँ पर और इस एक्सेप्शन को बढ़िया तरीके से हैंडल कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर इसको हैंडल किया। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप कर पाए हो या नहीं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है ये आप बताइए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आपको चांस मिला ये पॉज करके ये ट्राई करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ आपको, सोल्यूशन ट्राई और यहाँ पर कैच और यहाँ पर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ई लिख दूंगा और इसको ऐसे, और ये जो कोड है इसको मैं ले लूँगा इसके अंदर और यहाँ पर जो है हम कर देंगे एक्सेप्शन प्रिंट एक्सेप्शन, इस तरीके से मैं लिख दूंगा। अब इसको रन करूँगा अगर, तो ये प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगी, लेकिन ये देखिए ये यहाँ पर आ गया। और अगर बाहर कोई लाइन है, ठीक है, आउटसाइड ट्राई कैच, तो ये भी नॉर्मली एग्जीक्यूट होती रहेगी। ठीक है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आउटसाइड ट्राई कैच, और प्रोग्राम हमारा नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है, अब नॉर्मली नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ट्राई कैच ब्लॉक और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में जानकारी मिली, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एक्सेप्शन हैंडलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप बैक एंड डेवलपमेंट की ओर जाते हो, एडवांस जावा की ओर जाते हो, इंटरव्यूज़ में जाते हो, ये काफ़ी ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, मान लीजिएगा मेरी बात, अगर आप कोई एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स या कंपनीज़ में काम करोगे आगे चल के, तो एक्सेप्शन बिना देखे, ये टॉपिक को बिना यूज़ किए आप निकल जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए हम बात करेंगे जो एक्सेप्शन हायरार्की है उस पर। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हायरार्की तो मैंने सिंपली सर्च कर लिया और मुझे काफ़ी सारे इमेजेस आ गए। ठीक है, आप कोई भी इमेज ओपन कर सकते हो और इस तरीके की हायरार्की आपको दिखेंगी। तो एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि ऑफिशियल जो ओरेकल की वेबसाइट है उस पर मुझे हायरार्की नहीं मिली। हायरार्की मिलना मतलब मुझे ऐसा डायग्राम चाहिए। मैंने खुद के डायग्राम्स भी काफ़ी बनाए हैं, लेकिन मैंने सोचा ये थोड़ा आप लोगों के लिए भी एक्सेसिबल होगा,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं एक्सेप्शन हायरार्की की। सबसे पहले तो आता है थ्रोएबल, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन और एरर, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हायरार्की में आते हैं और जो थ्रोएबल के सब क्लास है, ठीक है। फिर एक्सेप्शन में आता है रन टाइम एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन और ईडब्ल्यूटी एक्सेप्शन और इंटरप्टेड एक्सेप्शन। और यहाँ पर रन टाइम में आपको दिखेगा ये सारे एक्सेप्शन रन टाइम पर रखे होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक, नल पॉइंटर, क्लास कास्ट, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। आईओ एक्सेप्शन में आते हैं ये सारे एक्सेप्शन। तो ये सारे एक्सेप्शन को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। राइट साइड पर आपको दिखेगा एरर। तो देखिए ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखिए नॉट एवरी एक्सेप्शन कैन बी हैंडल, ठीक है। हर एक्सेप्शन को आप हैंडल नहीं कर सकते। एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो लेकिन एरर को नहीं कर सकते हो। एरर क्या है? आउट ऑफ मेमोरी एरर हो गया, स्टैक ओवरफ्लो एरर हो गया, आप कोई सर्वर पर कोड चला रहे हो और वहाँ पर जेवीएम को मेमोरी नहीं मिल रही है। तो इस केस में क्या है, सिस्टम एडमिन वगैरह आते हैं एंड दे विल एलोकेट मोर मेमोरी, और तभी आपका जो प्रोग्राम है वो फिर से रन करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेना ज़रूरी है क्योंकि ये हायरार्की काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे बाय हार्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जानकारी रखना थोड़ी ज़रूरी है, ठीक है, कि किस तरीके से क्या क्या एक्सेप्शंस किसके सब क्लास है, ये थोड़ा देख लेना ज़रूरी है एक बार, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि थ्रोएबल इज़ द रूट यहाँ पर एक्सेप्शन हायरार्की में, ठीक है। थ्रोएबल क्लास, और वो एक्सटेंड करता है ऑब्जेक्ट क्लास को, और थ्रोएबल के दो चाइल्ड क्लासेस है जैसे कि एक्सेप्शन और एरर। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार इंटरव्यूज में भी देखा गया है ये क्वेश्चन, तो इसके लिए मैं थोड़ा इस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बात करना चाहूँगा चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस के बारे में, ठीक है। अब चेक्ड अनचेक्ड क्या होते हैं? तो देखिए कुछ ऐसे टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं जिसको कंपाइलर आपको हैंडल करने के लिए फोर्स करता है, उसे कहते हैं चेक्ड एक्सेप्शंस, ठीक है। अब ये एक्चुअली में कैसे वर्क करता है इसको आईडी में हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आईडी में ही देख लेते हैं, मैं कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहता। तो ये जो हमारा कोड है, देखिए यहाँ पर एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जनरेट हो रहा था। तो यहाँ पर अगर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अगर मैं जनरेट करता हूँ, मुझे कंपाइलर फोर्स नहीं कर रहा है कि इसको हैंडल किया जाए, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जिसको कंपाइलर फोर्स करता है कि इसको हैंडल कीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं अगर मान लीजिए मैं अगर किसी फाइल को रीड करता हूँ, तो यहाँ पर फाइल रीडर करके एक क्लास है जावा में जिसकी मदद से आप फाइल को रीड कर सकते हो, ठीक है। तो फाइल रीडर, और यहाँ पर मैं फाइल का नाम दे दूंगा abc.txt। अभी ऐसी कोई फाइल तो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। एग्जिस्ट भी करती हो तो आप जो भी फाइल एग्जिस्ट करती हो उसका नाम दे सकते हो। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो कंपाइलर को पता चल गया कि मैं फाइल रीड करना चाह रहा हूँ। अब देखिए फाइल रीड करते वक्त ना इश्यूज आ सकते हैं, इश्यूज आना लाजमी है, और इश्यूज आ सकते हैं इस तरह से, इश्यूज आ सकते हैं कि फाइल प्रेजेंट नहीं है, फाइल मूव हो गई है, या मैंने कोई गलत पाथ दे दिया है। ये सारे इश्यूज कॉमन है फाइल रीडिंग के टाइम पे, ठीक है। तो कंपाइलर ये समझता है कि अच्छा ये जो डेवलपर है ये फाइल रीड करना चाह रहा है और इश्यूज आ सकते हैं इसमें, तो मुझे इसको प्रॉम्प्ट करना चाहिए कि भाई तू ये इशू जो है उसको हैंडल कर ले। तो देखिए वो यहाँ पर रेड मार्क दे रहा है। अब इस पर मैं होवर करूँगा तो ये बोलेगा अनहैंडल्ड एक्सेप्शन जावा आईओ फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर। तो मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर आऊँगा और सराउंड विथ ट्राई कैच। तो आप देख पा रहे इंटेलिजेंट ने सीधा ट्राई कैच ब्लॉक में इसको रैप कर दिया और यहाँ पर अंदर एक एक्सेप्शन भी थ्रो कर दी। लेकिन मैं थ्रो नहीं करना चाहता, अगर जो भी है मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक्सेप्शन को आप मैन्युअली भी थ्रो कर सकते हो थ्रो कीवर्ड की मदद से, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप अगर चाहो तो यहाँ पर कुछ प्रिंट स्टेटमेंट भी लगा सकते हो। लेकिन वो जो एरर आ रही थी वो चली गई। तो यहाँ पर कंपाइलर ने आपको फोर्स किया कि ये जो एक्सेप्शन आ सकती है इसे आप हैंडल कीजिए, एक रेड मार्क देके। तो ये जो टाइप का एक्सेप्शन था फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये चेक्ड एक्सेप्शन है, क्योंकि कंपाइलर इसे चेक करता है ये जनरेट होगा या नहीं, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन है जो चेक्ड है और जो बाकी के एक्सेप्शन है उसे अनचेक्ड कहते हैं। तो अब चेक्ड और अनचेक्ड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए ये एक्सेप्शन हायरार्की में, देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन के अंदर एरर को तो भूल जाइए, हमारे पहुंच के बाहर है एरर, ठीक है। एक्सेप्शन के अंदर रन टाइम एक्सेप्शन है, ठीक है। अब रन टाइम एक्सेप्शन में आपको दिखेंगे यहाँ पर कुछ
क्लासेस, तो ये सारे अनचेक्ड है। अरिथमेटिक हमने जनरेट किया एक्सेप्शन, तो हमें कंपाइलर ने फोर्स नहीं किया कि इसको हैंडल करो, करेक्ट। तो ये सारे अनचेक्ड है, इसको कंपाइलर चेक नहीं करेगा। लेकिन आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ईडब्ल्यूटी एक्सेप्शन, ये सारे जो एक्सेप्शंस और इसकी सब क्लासेस जो है, ठीक है, ये चेक्ड है। तो इसके लिए कंपाइलर एक चेक होगा कंपाइलर के पास, और वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि इसको चेक किया जाए, ठीक है। तो ये है डिफरेंस चेक और अनचेक्ड एक्सेप्शन में, और हायरार्की में इस तरीके से इसको हैंडल करना है, नहीं हैंडल नहीं, आइडेंटिफाई करना है। जो भी क्लास या सब क्लास रन टाइम एक्सेप्शन के अलावा, ये तो यहाँ पर देखिए ये जो है इतना पार्ट, ठीक है, ये है चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है ये इतना रन टाइम एक्सेप्शन का, आईओ एक्सेप्शन नहीं, यहाँ तक रन टाइम एक्सेप्शन, ये है अनचेक्ड, ठीक है। इसके लिए कंपाइलर आपको चेक नहीं, आपको प्रॉम्प्ट नहीं करेगा कि इसको हैंडल किया जाए। ये डिफरेंस समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये अगेन एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, चेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं, कौन से एक्सेप्शंस चेक्ड है, कौन से अनचेक्ड है, डिफरेंस क्या है दोनों में, कंपाइलर कैसे बिहेव करेगा, क्यों हैंडल करना चाहिए हमें। हैंडल इसीलिए करना चाहिए चेक्ड एक्सेप्शन को, और कंपाइलर इसलिए प्रॉम्प्ट करता है क्योंकि एक्सेप्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। देखिए एसक्यूएल एक्सेप्शन कब आता है, जब आप एक रिमोट डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहो, ठीक है, तो तभी आएगा। एक एसक्यूएल डेटाबेस को आप करो तो हो सकता है एसक्यूएल एक्सेप्शन आ जाए, तो कंपाइलर को पता है कि ये आ सकता है और चांसेस ज़्यादा है, तो इसीलिए वो आपको कहता है कि भाई इसको हैंडल कर लीजिए अभी के अभी, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये होते हैं चेक्ड और अनचेक्ड। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर है कि चेक्ड और अनचेक्ड क्या है और किस तरीके से इसको हैंडल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये जो ट्राई ब्लॉक हमने अभी तक लिखा है यहाँ पर, इसमें आप एक और कैच ब्लॉक भी इंक्लूड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। यहाँ पर ऐड करके आपको बता देता हूँ, ऐड कर सकते हो, कोई बात नहीं, ऐड कर सकते हो, ठीक है। कब करोगे ऐड, जब आप मल्टीपल काइंड्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडल करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है, यहाँ पर आप चाहते हो कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल हो, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन के लिए आप अलग अलग हैंडलिंग जब प्रोवाइड करना चाहते हो, तो एक ट्राई ब्लॉक में आप मल्टीपल कैच ब्लॉक्स चूज कर सकते हो, ये अलाउड है, ठीक है। दूसरी चीज फाइनली ब्लॉक क्या है, तो कैच ब्लॉक के साथ आप फाइनली ब्लॉक भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसा ब्लॉक है जो हर बार, हर दफा एग्जीक्यूट होता है, ऑलवेज एग्जीक्यूट्स, ठीक है। और अगर इसमें देखेंगे आप तो फाइनली, ठीक है, तो एक्सेप्शन आए या एक्सेप्शन ना आए, देखिए एक्सेप्शन अगर आती है तो होता क्या है, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और फाइनली भी होगा। अगर फाइनली प्रेजेंट है तो फाइनली भी होगा, ठीक है। अगर एक्सेप्शन नहीं आती है तो कैच ब्लॉक तो एग्जीक्यूट नहीं होता है लेकिन फाइनली भी होगा, ठीक है। तो फाइनली का यूज क्या है, मतलब क्यों एग्जीक्यूट, क्यों रखा है फाइनली ब्लॉक को। देखिए फाइनली ब्लॉक है एक ऐसा ब्लॉक है जो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मान लीजिए आपने ट्राई ब्लॉक में एक डेटाबेस कनेक्शन ओपन किया या एक फाइल ओपन करी, कुछ तो ओपन किया, अब अगर एक्सेप्शन आ जाती है तो बाकी के जो स्टेटमेंट्स है ट्राई ब्लॉक में वो स्किप हो जाते हैं, बराबर कंट्रोल फ्लो चला जाता है कैच ब्लॉक के पास। अभी मल्टीपल कैच ब्लॉक है, तो आपने डेटाबेस कनेक्शन ओपन कर रखा है, अब डेटाबेस कनेक्शन क्लोज भी तो करना होगा, ठीक है। तो अगर डेटाबेस कनेक्शन ओपन है उसको क्लोज कौन से कैच ब्लॉक में किया जाए, कहाँ किया जाए, क्योंकि ट्राई में तो बाकी के स्टेटमेंट स्किप हो सकते हैं और कैच ब्लॉक में आपको पता नहीं है कि कौन सा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो डुप्लीकेशन करना कोड का, इससे बेटर है फाइनली ब्लॉक लिखिए, एक्सेप्शन आए या ना आए आप डेटाबेस क्लोजर का जो कोड है वो यहाँ पर लिखिए और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर फाइनली एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इसे यहाँ पर अगर एक्सेप्शन को हटा देता हूँ, यहाँ पर अभी एक्सेप्शन नहीं आएगी, तो इस केस में भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा, देखिए। तो ये हो गया फाइनली। अब इन दोनों को बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। लाइब्रेरी डेमो, इस तरीके से एक क्लास बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हम बुक्स बोरो करने की जो फंक्शनैलिटी है उसको बनाएंगे और पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग हम जो अब तक सीखे हैं उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा इंटीजर अवेलेबल
बुक्स। तो कितनी बुक्स अवेलेबल है, तो मैं ये एक काउंटर में स्टोर करूंगा अवेलेबल बुक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ऐसा कोड लिखूंगा जिसके मदद से एक अरे होगा। ठीक है, अरे जो है वो बुक की आईडीज को ट्रैक करेगा और हम क्या करेंगे, बुक जो है उसको बोरो कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, एक लाइब्रेरी की क्लास भी बना लेते हैं। चलो लाइब्रेरी, ठीक है, इस तरीके से। अरे यार स्पेलिंग गलत हो जाती है। ठीक है, लाइब्रेरी ये क्लास बन गई और ये अवेलेबल बुक्स जो है ये भी लाइब्रेरी में ही मूव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पब्लिक वॉइड बोरो बुक, इस तरीके से मैं लिख दूंगा इंटीजर बुक्स रिक्वेस्टेड। और यहाँ पर मैं कर दूंगा एक, तो ट्राई कैच ब्लॉक का भी इस्तेमाल नहीं करते अभी, पहले बुक्स को डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो मान लीजिए 3 बुक है, 101 आईडी, 102 आईडी और 103 आईडी। ठीक है, 3 बुक्स है हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, अरे इसको अरे की तरह डिक्लेयर करना तो भूल ही गया मैं। ठीक है, अरे की तरह डिक्लेयर नहीं करते तो इसको में एरर आ जाती है इस तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो भी बुक को रिक्वेस्ट किया गया है वो बुक को प्रिंट कर दूंगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पर बुक रिक्वेस्टेड, तो कौन सी बुक को रिक्वेस्ट किया है इन्होंने, ये इंडेक्स उन्होंने पास किए। ठीक है, ये इंडेक्स पास किए, तो मैं क्या करूँगा बुक, और यहाँ पर इसमें लिख दूंगा बुक्स रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो ये एरर की मदद से हम यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पर एडेड नहीं है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो भी हमें समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अभी लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लाइब्रेरी इज इक्वल टू न्यू लाइब्रेरी, इस तरीके से ये लाइब्रेरी बन गई। और यहाँ पर लाइब्रेरी डॉट बोरो बुक, मैं बुक बोरो कर लेता हूँ थर्ड नहीं, चलिए 2 करता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। तो क्या होगा आउटपुट, देखिए बुक रिक्वेस्टेड 103, तो थर्ड बुक है, मैंने उसको रिक्वेस्ट कर लिया ये। अब मान लीजिए मैं कोई ऐसी बुक रिक्वेस्ट कर देता हूँ 5 जो अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल है नहीं, तो देखिए ये सीधा एरर आ गई, प्रोग्राम टर्मिनेटेड, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, अब इसको हैंडल करेंगे। तो देखिए इसको ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको आएगा रिफैक्टर। ठीक है, अब यहीं कहीं एक ठीक है, एक ऑप्शन ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम मैन्युअली लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्राई, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ कैच, और यहाँ पर मैं इसको हैंडल करूँगा। अच्छा ये वाला नहीं, तो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ई, और इस तरीके से इसको हैंडल कर लूँगा। और ये जो कोड है इसको मैं मूव कर दूंगा ट्राई ब्लॉक में। ठीक है, तो ये इतना मैंने कर लिया है। ठीक है, ट्राई ब्लॉक में ये कोड को मूव कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन, ठीक है, एक्सेप्शन अकर्ड, और मैसेज आप लिख सकते हो कोई भी बेहतर, यू रिक्वेस्टेड अ बुक दैट डज नॉट एग्जिस्ट, एक फ्रेंडली सा मैसेज आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, तो अब तो बेहतर तरीके से होना चाहिए। देखिए एक्सेप्शन अकर्ड, यू रिक्वेस्टेड अ बुक दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए ये तो बढ़िया हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक और एक्सेप्शन आप लगा सकते हो, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, ई, और इसको आप हैंडल कर सकते हो नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर मैं फाइनली ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये टोटली लीगल है और अलाउड है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैं कह सकता हूँ फाइनली, इस तरीके से। देखिए अब कैच ब्लॉक्स को आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप फाइनली लिख रहे हो तो। ठीक है, ट्राई के साथ या तो कैच होना चाहिए या तो फाइनली होना चाहिए या तो दोनों होने चाहिए, ये अलाउड है। तो कैच ब्लॉक को आप स्किप भी कर सकते हो। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि क्या आप एक्सेप्शन हैंडलिंग में बिना कैच के ट्राई लिख सकते हो। काफ़ी लोग नहीं बोल देते। ठीक है, लेकिन ट्रुथ इज यू कैन विथ फाइनली ब्लॉक। लिखना चाहिए क्या, नहीं। ठीक है, रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि कैच ब्लॉक में आप एक्सेप्शन को हैंडल करते हो। फाइनली जो है वो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए क्रक्स क्या है यहाँ पर, अगर इसको रन करें, ठीक है, फाइनली भी प्रिंट होगा, एक्सेप्शन जो अकर हुई है वो भी प्रिंट होगा। और अगर एक्सेप्शन नहीं अकर होती है, मैं सही तरीके से बुक को चूज करता हूँ जो कि 1 है,
तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देखिए बुक रिक्वेस्टेड 102 और फाइनली ब्लॉक। ठीक है, तो टेक अवेज क्या है हमारे यहां से? सबसे पहली बात आप ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लिख सकते हो। ठीक है, क्यों लिखोगे आप मल्टीपल कैच ब्लॉक्स? ताकि आप अलग अलग एक्सेप्शंस को अलग अलग तरीके से हैंडल कर पाओ। ठीक है, दूसरी चीज, फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो एक्सेप्शन आए या ना आए फिर भी वो एग्जीक्यूट होता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, ताकि अगर आपने कोई रिसोर्स को ओपन कर रखा है ट्राई ब्लॉक में, जैसे कि फाइल हो गई या डेटाबेस हो गया, आपने डेटाबेस कनेक्शन ओपन कर रखा है और एक्सेप्शन आ जाती है, तो आप वो जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करना, फाइल को क्लोज करना, वो आप फाइनली ब्लॉक में लिख पाओ। क्योंकि फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एक्सेप्शन अकर्ड और नॉट। एक्सेप्शन आए या ना आए वो एग्जीक्यूट होता ही है। तो ये कुछ पॉइंटर्स है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और देखिए एक और मैं कैवियट यहाँ पे बता देता हूँ, कैवियट मतलब कैच बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी हो सकता है आपको कोई ऐसी एक्सेप्शन आए जिसके लिए जिसको मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हैंडल कर सकते हैं, ऐसी एक्सेप्शन आई। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं एक्सेप्शन लिख रहा हूँ जो कि सबकी पेरेंट क्लास है, तो यहाँ पर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड को एक्सेप्शन क्लास भी हैंडल कर सकती है। करेक्ट, वो मैचिंग एक्सेप्शन है। ठीक है, लेकिन वो क्या करे होगा क्या, जो पहला कैच ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो पहला मैचिंग कैच ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक्सेप्शन भी एलिजिबल है, करेक्ट, अगर मैं एक्सेप्शन में भी वो कोड लिखता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग का, तो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड के लिए ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये फर्स्ट मैचिंग कैच ब्लॉक है। ये एक 1 बाय 1 करके चेक करेगा कि कौन सा कैच ब्लॉक मैचिंग है। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड के लिए पहला वाला मैचिंग है तो वो एग्जीक्यूट कर देगा और फाइनली ब्लॉक पे आ जाएगा। अगर कोई मैचिंग कैच ब्लॉक नहीं मिलता है तो जो लास्ट वाला कैच ब्लॉक है जो कि एक्सेप्शन है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे काम करेगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। इंटरव्यू स्टैंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग टर्म डेवलपर पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म डेवलपर रहने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हमें दो चीज के बारे में बात कर लेनी चाहिए, जो कि है थ्रो और थ्रोज कीवर्ड। ठीक है, कौन सा कीवर्ड? तो यहां पर लिख देता हूं, थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड। ये दोनों कीवर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, कब यूज किया जाता है और इन दोनों का यूज केस क्या है। ठीक है, देखिए अगर आप ये तो देखो यहां पर एक्सेप्शंस जनरेट हो रही है, आप उसको हैंडल कर रहे हो, लेकिन जावा में आप खुद भी एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई एक ऐसी कंडीशन आप रीच कर जाते हो जहां पर आप हैंडलिंग नहीं करना चाहते तो आप थ्रो कर सकते हो एक्सेप्शन। कैसे वो मैं बताता हूं, लेकिन उसके लिए थ्रो कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, ये समझना जरूरी है अभी। ठीक है, थ्रो कीवर्ड की मदद से आप एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो। थ्रोस कीवर्ड क्या है? थ्रोस कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जो बताता है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड, जैसे कि मेथड, ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है या नहीं, ये बताता है। ठीक है, अब ये बताने की क्यों जरूरत है? क्योंकि यहां पर भी हमारा जो मेथड है वो एक्सेप्शन तो थ्रो कर रहा है। करेक्ट, यहां पर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, तो ये बताने की क्यों जरूरत है? तो देखिए डिफरेंस ये है कि यहां पर हमने जो कोड लिखा हुआ है उसमें एक्सेप्शन को यहीं पर हैंडल कर दिया गया है। कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आएंगे जहां पर आप जो एक्सेप्शन जनरेटिंग मेथड है, ये मेथड एक्सेप्शन जनरेटिंग मेथड है। ठीक है, एक्सेप्शन जनरेटिंग मेथड का मतलब है ऐसा मेथड जिसमें एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। तो जहां पर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, अगर उस मेथड को एक्सेप्शन हैंडल नहीं करनी, ठीक है, वो चाहता है कि जो कॉलिंग मेथड है जो कॉल कर रहा है इस मेथड को, तो यहां पर कॉल कौन कर रहा है? मेन मेथड कॉल कर रहा है। तो ये मेन मेथड हैंडल करना चाहिए एक्सेप्शन, मैं हैंडल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा। तो उस सिनेरियो में हमें यहां पर डिक्लेरेशन में मेथड सिग्नेचर के साथ लिखना होता है थ्रोज और एक्सेप्शन का नाम। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा तो थोड़ा होल्ड कीजिए, इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसी को है ना इसको डुप्लीकेट नहीं करता, इसी क्लास में मैं काम करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहीं पर काम करते चलिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए इस मेथड जो है, ये मेथड है, इसको मैं कर दूंगा कमेंट, ताकि ये मेथड हमारे पास बना रहे। ठीक है, तो
पहले तो कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसको कमेंट कर देता हूँ और फिर इस मेथड को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बीच में कमेंटेड कोड नहीं लिखता हूँ, इसको थोड़ा नीचे मूव कर देता हूँ ताकि ये स्पेस ना कंज्यूम करे हमारी। इसको नीचे हमने पेस्ट कर दिया, आपको रेफर करना है आप कर सकते हो इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा लॉजिक में बदलाव करते हैं, थोड़े ये सिनेरियोस को अकोमोडेट, थ्रो और थ्रोस का सिनेरियो अकोमोडेट करने के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, बुक रिक्वेस्टेड इंडेक्स ले रहे हैं और इंडेक्स की मदद से हम रिक्वेस्टेड बुक को दिखा दे रहे हैं। अब मान लीजिए ये अरे वगैरह मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए अरे वगैरह हटा दी, बुक रिक्वेस्टेड है और हमारे पास अवेलेबल बुक का एक काउंटर है, तो हम चेक करेंगे कितनी बुक्स उसने रिक्वेस्ट की है, ठीक है। बुक रिक्वेस्टेड काउंट, इसको काउंट कर लेते हैं। तो ये जो काउंट है हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर बुक रिक्वेस्टेड काउंट इज ग्रेटर देन अवेलेबल बुक्स, इफ बुक रिक्वेस्टेड काउंट इज ग्रेटर देन अवेलेबल बुक्स, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करना चाहता हूँ, न्यू एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना दिया और यहाँ पर मैं लिख दूंगा नॉट इनफ बुक्स अवेलेबल, ऐसे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं चेक कर रहा हूं कि ये जो रिक्वेस्टेड बुक का काउंट है ये अवेलेबल बुक से कम है या नहीं। अगर इससे ज्यादा होता है तो उतनी बुक्स है ही नहीं हमारे पास, करेक्ट। तो यहां पर मैं एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूं विद द मैसेज, ये मैसेज है, ये मैं एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं विद द मैसेज की नॉट इनफ बुक्स अवेलेबल, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है अलॉन्ग विथ मैसेज ये यहां पर पास हो जाएगी। ये हैंडल नहीं करेगा उसे, ये हैंडल नहीं करेगा, ये हैंडल करेगा क्योंकि ये तो चाइल्ड क्लास है एक्सेप्शन का और मैं पेरेंट क्लास थ्रो कर रहा हूं, तो ये हैंडल करेगा, मैच यहां पर होगा और फिर फाइनली एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसको ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिक्वेस्टेड बुक काउंट तो मैं 1 दे रहा हूँ, 1 दूंगा तो कुछ इशू नहीं आएगा, 1 दूंगा तो फाइनली ब्लॉक दिख जाएगा, लेकिन 1 के बजाय मैं 10 कर देता हूँ इसे और रन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहाँ पे आ गया, अच्छा ये एक्सेप्शन के अंदर हमने नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्रिंट कर रखा है, ठीक है। तो वो प्रिंट हो गया, लेकिन इसको रन करते हैं तो अभी देखिए एक्सेप्शन आ गया और फिर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन मैच हुई है हमारे पास कि रिक्वेस्टेड काउंट जो है बुक की वो ज्यादा है अवेलेबल बुक से, तो ये तो हमारा प्रोग्राम सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता क्योंकि लाइब्रेरी में इतनी बुक्स है। तो हम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे और यूजर को एक बढ़िया तरीके से, तो यहाँ पर ये देखिए ये एक्सेप्शन को हैंडल किया जाएगा। अभी तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ लेकिन आप बढ़िया सा मैसेज यहाँ पर दे सकते हो कि नॉट इनफ बुक्स अवेलेबल, और इसका इस्तेमाल एपीआईज वगैरह में भी होता है। आप एपीआईज में आपको एक मैसेज दिया जाता है, जब एरर आती है तो मैसेज दिया जाता है कि अगर ऐसी कोई, तो ये अगर कोई रेस्ट एपीआई होती है तो यूजर को ये मैसेज दिख जाता है कि नॉट इनफ बुक्स अवेलेबल, और ये मैसेज हमें यहाँ पर दिखाना होता, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है ये थ्रो कीवर्ड। थ्रो कीवर्ड की मदद से आप कोई भी एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो एक न्यू कीवर्ड की मदद से। तो ये आप एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है। इसको मैं देखिए आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। एक्सेप्शन ई इज इक्वल टू न्यू एक्सेप्शन और थ्रो ई, इस तरीके से मैं अच्छा डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर, ऐसे क्यों बोल रहा है ये, अच्छा समझ गया मैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं डाले, ठीक है। तो देखिए मैंने एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ पहले और फिर इसको थ्रो कीवर्ड की मदद से थ्रो कर देता हूँ। लेकिन दोनों स्टेप्स को कंबाइन करने का भी तरीका है, जहां पर अगर कंट्रोल Z किया जाए तो जो पहले का कोड था उसको मैंने यहां पर लिख दूंगा, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं पहले, उसके बाद उसको थ्रो भी कर दे रहे। तो ये हो गई एक्सेप्शन थ्रोइंग की बात और थ्रो कीवर्ड की बात, ठीक है। यहाँ पर टी जो है इसको छोटा कर देता हूं मैं। अब थ्रोस क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक्सेप्शन जनरेटिंग मेथड है ये वहीं पर एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, लेकिन ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि मैं चाहता हूं कि यहां पर एक्सेप्शन हैंडल ना हो और जो भी कॉल करेगा इसको उसको वो मेथड वो एक्सेप्शन जो है वो हैंडल करना है। ये मेरा रूल है, मैं हैंडल नहीं करना चाहता, मुझे ये हेडेक नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस कोड को ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, बैकअप कर लेता हूँ ये कोड को यहाँ पर नीचे, ठीक है, और इसको कमेंट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ताकि ये आपके लिए रेफरेंस मटेरियल रहे। तो यहाँ पर देखिए अब मैं क्या करूँगा, मैं हैंडल नहीं करना चाहता तो मैंने सब ट्राई ब्लॉक हटा दिया, कैच ब्लॉक सब हटा दिया, सिस्टम सब हटा दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ लेकिन इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा, ठीक है। तो जावा कंपाइलर देखता है कि भाई इसने एक्सेप्शन तो थ्रो कर रखी है लेकिन इसको ये हैंडल नहीं करना चाह रहा है, ये हैंडल नहीं कर रहा है, तो इसको रेड मार्क दिखाओ। अब रेड मार्क दिखा के क्या बोलेगा, देखिए इस पर
अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, यू हैव नॉट हैंडल्ड दिस एक्सेप्शन, थ्रो कर रहे हो लेकिन आप हैंडल नहीं कर रहे हो, ये तो गलत बात हो गई। तो इसमें देखिए ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर, और मोर एक्शंस में आपको बोला जाता है या तो आप ट्राई कैच से इसको सराउंड कर लीजिए, देखिए आपको प्रीव्यू भी दे रहा है ये कोड का यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, ट्राई कैच से इसको सराउंड कर लीजिए, या तो फिर आप मेथड एक्सेप्शन को मेथड सिग्नेचर में ऐड कर दीजिए। तो मैं ये दो ऑप्शन है, ये दोनों में से मैं पहला वाला चूज करूंगा क्योंकि हम थ्रोस कीवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ही मैं यहां पर थ्रोस कीवर्ड ऐड कर देता हूं, थ्रोस एक्सेप्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेथड है, जो भी इस मेथड को इस्तेमाल करेगा, भाई ये ध्यान में रखना, अगर आप इस मेथड को इस्तेमाल कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना, ये मैं कह रहा हूं कि ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ये थ्रोस कीवर्ड की मदद से मैं कह रहा हूं। अब यहां पर ये मेथड यूज हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। अब कंपाइलर ने यहाँ पर एरर हटा दी, पहले यहाँ पर आ रही थी एरर, यहाँ पर थ्रोज मैंने डाल दिया तो ये मेथड से एरर हटा दी। कंपाइलर का बोलना है कि ये मेथड अभी क्लीन है, ये मेथड ने बोल दिया कि मैं एक्सेप्शन नहीं हैंडल करूंगा, थ्रोज कीवर्ड लिख दिया, इसका मतलब जो भी इसको कॉल करेगा वो हैंडल करेगा, उसकी जिम्मेदारी। तो अब यहाँ पर कॉल कौन कर रहा है, मेन मेथड। तो देखिए यहाँ पर फिर से ये बोल रहा है कि मेन मेथड को ये एरर दिखाई दे रही है और इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये मेन मेथड में भी एक्सेप्शन मेथड सिग्नेचर में ऐड कर दे इस तरीके से, देखिए राइट साइड पर उसका प्रीव्यू दिख रहा है, या तो फिर इसको ट्राई कैच में सराउंड कर लीजिए। तो यहां पर भी आप थ्रोज एक्सेप्शन लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आपको एक्सेप्शन आती है तो उसकी कोई हैंडलिंग नहीं होगी, एरर तो चली गई लेकिन देखिए हैंडलिंग नहीं होगी, ये नॉर्मल एरर की तरह आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल सेट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा अप्रोच है जो कि था सराउंड विद ट्राई कैच, वो वाला इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सेप्शन अकर्ड इस तरीके से, और इसको रन कर सकते हैं। देखिए देख पा रहे हैं आप। तो इस तरीके से थ्रो और थ्रोस कीवर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। ये टी यहाँ पर भी स्मॉल है तो मैंने कैपिटल लिख दिया था, तो इसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है जो ये कीवर्ड्स है इसका। अब देखिए यहाँ पर आप मैसेज पास कर रहे हो, अब इसका यूज़ क्या है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इससे पहले हम लोग ठीक है मेथड का, ये मैसेज का यूज़ बता देता हूँ। देखिए ये मैसेज जो हमने पास किया है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है, यहाँ से एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है और यहाँ पे वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कैच हो रहा है। आप क्या कर सकते हो, ई डॉट, और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे मेथड है इस ऑब्जेक्ट में, प्रिंट, ट्रैक, ट्रेस, गेट मैसेज। तो प्रिंट, ट्रैक, ट्रेस क्या कर देगा, ये जो एरर मैसेज है उसको कंसोल पे प्रिंट कर देगा। गेट मैसेज क्या करेगा, गेट करेगा एक मैसेज को और उसको आप स्ट्रिंग वेरिएबल में या तो स्टोर करो या तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से उसको प्रिंट कर दो। तो मैं इस्तेमाल करूँगा प्रिंट स्टैक ट्रेस और उसको रन करूँगा। तो देखिए ये जो है, ये जो एरर थी नॉट इनफ बुक्स अवेलेबल, जो एरर मैंने लिखी थी कस्टम एरर मैसेज, वो मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। या तो फिर आप इसको कमेंट कर सकते हो और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख सकते हो और यहाँ पर ई डॉट गेट मैसेज, अच्छा गेट कॉज नहीं, गेट मैसेज लिख सकते हो ऐसे, और इसको रन करोगे अगर तो देखिए यहाँ पर दिख जाएगा नॉट इनफ बुक्स अवेलेबल, ठीक है। इसको आप थोड़ा बढ़िया तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ मैं ई डॉट गेट मैसेज लिख रहा हूँ तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, एक्सेप्शन, ये जो मैसेज था वही लिख सकते हो। एक्चुअली वही सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन यूज़ करना चाहिए था और वहाँ पे अपेंड कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने नया बना लिया, कोई बात नहीं। देखिए एक्सेप्शन अकर्ड और यहाँ पर 2 कोलन डाल दीजिए इस तरीके से। तो देखिए जो मैसेज जो है वो प्रिटी दिखेगा यहाँ पर, और इस मेथड की वजह से ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ई डॉट गेट मैसेज, आप एपीआईज जब डिज़ाइन करते हो या कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन कुछ भी डिज़ाइन करते हो, आप यूज़र को एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज दिखा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि चीज़ें फट गई हो, ब्रेक हो गई और एक कुछ भलता सा स्टैक ट्रेस आ गया यूज़र को, एक प्रॉपर स्वीट सा मैसेज दिखा सकते हो और वो मैसेज आपके कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये हो गई एक एक्सेप्शन। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर है ना एक और कंडीशन भी लगा सकते हो, मल्टीपल एक्सेप्शंस आप थ्रो कर सकते हो। देखिए इफ बुक रिक्वेस्टेड काउंट इज लेस देन 0, अगर 0 से लेस है तो हमें बोलना है थ्रो न्यू एक्सेप्शन यहाँ पर, और हम बोलेंगे बुक रिक्वेस्टेड, नहीं यहाँ पर बोल देंगे यू मस्ट रिक्वेस्ट एटलीस्ट 1 बुक, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भेज रहा है यहाँ पर, ठीक है। एटलीस्ट में क्या हो गया, अच्छा
एटलीस्ट 1 बुक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं -10 कर देता हूँ यहाँ पर और इसको रन कर देता हूँ तो हमें अब एरर आएगी कि यू मस्ट रिक्वेस्ट एटलीस्ट 1 बुक। देखिए यू मस्ट रिक्वेस्ट एटलीस्ट 1 बुक, ये एरर मैसेज हमें आ रही है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से थ्रो और थ्रोज का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर जो मैकेनिज्म मैंने बताया, ये थ्रोज कीवर्ड का इस्तेमाल करके या ट्राई कैच को यहाँ पर इस्तेमाल करके, ये जो मेथड हमने कमेंट किया हुआ है यहाँ पर ट्राई कैच को हमने हैंडल किया खुद से एक्सेप्शन थ्रो करी, ये सब चीज़ें ना काफ़ी कॉमन है। API डेवलपमेंट या आप कोई भी प्रोडक्शन ग्रेड आप प्रोजेक्ट्स लिखते हो उसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करना आपको सीखना है। और ये जो थ्रो कीवर्ड है, एक बात और याद रखिएगा, थ्रो कीवर्ड के बाद के जो सारे स्टेटमेंट्स है वो स्किप हो जाते हैं। तो ये आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो थ्रो कर दो ये एक्सेप्शन, तो यहाँ पर अगर आपने और स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो सारे स्किप हो जाएंगे क्योंकि आपने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया है। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखना है आपको। और मैं बिलीव करता हूँ मैंने सब कुछ कवर तो कर ही लिया है। ठीक है, तो जी, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया है तो कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा मैं आपको रिप्लाई करूँ। और कैसा लगा ये जो एक्सप्लेनेशन है, आप उस पर भी थोड़ा फीडबैक दीजिए मुझे। तो दोस्तों समय आ चुका है हम बात करें कस्टम एक्सेप्शंस की। अब कस्टम एक्सेप्शंस है क्या? देखिए कस्टम एक्सेप्शंस का सिंपल मतलब है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। ठीक है, तो ये कमेंटेड कोड इसको हटा देता हूँ, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। लेकिन आप कहोगे देखिए जावा लाइब्रेरी तो हमें एक्सेप्शन क्लास देती है, हम एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक्सेप्शन की बजाय अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, करेक्ट। तो एक्सेप्शन क्लास में ये जो एक्सेप्शन क्लास की जो भी हायरार्की है उसमें से आप कोई भी एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो, करेक्ट, कोई भी एक्सेप्शन को यूज भी कर सकते हो। तो ये कस्टम एक्सेप्शंस क्यों क्रिएट करेंगे हम? तो देखिए आप जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हो आप एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए बनाते हो। फॉर एग्जांपल आप बना रहे हो बैंक के लिए, आप बना रहे हो एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी का मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो एक्सेप्शन रेस कर रहे हो जेनरिक रेस कर रहे हो। आप चाहोगे कि एक्सेप्शन जो हो वो मीनिंगफुल हो और मेरे डोमेन के अराउंड हो। जैसे कि अगर मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है अगर मैं वो बना रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि एक्सेप्शंस आए वो मेरे डोमेन रिलेटेड आए। जैसे कि बुक्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, बुक्स नॉट अवेलेबल एक्सेप्शन। और एक आ सकता है कि मेंबरशिप इनवैलिड मेंबरशिप एक्सेप्शन, जैसे कि कोई इनवैलिड मेंबर ट्राई करे बुक्स लेने की तो इनवैलिड मेंबरशिप एक्सेप्शन। तो इस तरह के एक्सेप्शन आप थ्रो करें जो कि डोमेन स्पेसिफिक हो, जिसमें आप बेटर मैसेजिंग दे पाए, बेटर तरीके से कस्टम कोड लिख पाए और ये काफ़ी नेटिव फील हो। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ बैंक का, तो अगर बैंक में विड्रॉल डिपॉजिट्स ये सारी चीज़ें होती है, विड्रॉल डिपॉजिट्स ट्रांसफ़र, तो एक हो कि लो बैलेंस एक्सेप्शन, ठीक है, अकाउंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ऐसे। तो ये थोड़ा बैंकिंग स्पेसिफिक हो गया। इनवैलिड अकाउंट इन्फॉर्मेशन एक्सेप्शन, इनवैलिड अकाउंट एक्सेप्शन है, ये बैंकिंग डोमेन स्पेसिफिक एक्सेप्शन है जो आप डिफाइन कर सकते हो। तो देखिए जावा हमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप खुद की एक्सेप्शन क्लास डिफाइन कर पाओ और उन्हें इस्तेमाल और थ्रो भी कर पाओ। ये नॉर्मल जो इनबिल्ट क्लासेस है उसकी तरह ही बिहेव करेंगी। लेकिन सवाल ये आता है हम बनाएं कैसे ये इनबिल्ट ये कस्टम एक्सेप्शन क्लास, तो उसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैं इस कोड का जो है बैकअप ले लूँगा, यहाँ पर ये क्लास का बैकअप ले लेता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ और यहीं पर मैं लिख दूंगा इसका बैकअप ऐसे। ठीक है, तो ये कोड मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम थ्रो कर रहे अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इसके पहले मैं थ्रो कर रहा था एक्सेप्शन। तो चलिए यहाँ पर बुक रिक्वेस्टेड काउंट ज़्यादा है अवेलेबल बुक से, तो मैं एक एक्सेप्शन बना सकता हूँ खुद की एक्सेप्शन। तो मैं कहूँगा यहाँ पर क्लास, अब एक्सेप्शन का नाम क्या रखना चाहिए हमें, हम रख सकते हैं बुक अनअवेलेबल एक्सेप्शन। ठीक है, इस तरीके से, और इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे ही डिफाइन करने से काम नहीं चलेगा, आपको इसको चाइल्ड क्लास बनाना होगा एक्सेप्शन जो पेरेंट क्लास है उसकी, तभी ये नॉर्मल इनबिल्ट एक्सेप्शन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जो कस्टम एक्सेप्शन है वो। इसमें मैं एक कंस्ट्रक्टर भी जनरेट कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में मैं मैसेज ले लूँगा और मैसेज को पेरेंट क्लास को पास भी कर दूंगा। देखिए मैसेज ले रहा हूँ और मैसेज को मैं पेरेंट क्लास में पास भी कर दे रहा हूँ।
तो इतना मैंने डिफाइन कर दिया, बस इसके ऊपर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर बुक रिक्वेस्टेड काउंट ज़्यादा है अवेलेबल बुक से, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड थ्रो करने के बजाय मैं कहूँगा बुक अनअवेलेबल एक्सेप्शन, और कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पर भी मैं कहूँगा बुक अनअवेलेबल, तो ये बुक अनअवेलेबल एक्सेप्शन नहीं है, ये बुक रिक्वेस्टेड काउंट अगर नेगेटिव है तो ये उसके लिए, तो यहाँ पर एक्सेप्शन ही रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी तो लाइब्रेरी डॉट बोरो बुक, तो देखिए एक्सेप्शन क्लास जो है वो पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन, बुक अनअवेलेबल एक्सेप्शन की, ठीक है, पेरेंट क्लास है। तो अगर आप बुक अनअवेलेबल एक्सेप्शन भी थ्रू करते हो तो एक्सेप्शन उसे हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप रन करते हो इसको, तो देखिए नेगेटिव है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन अकर्ड आ गया। और अगर ये 10 हम लिख देते तो बुक अनअवेलेबल एक्सेप्शन थ्रो होना चाहिए, तो वो भी थ्रो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन अकर्ड, ठीक है। ट्राई कैच को आप डिजेबल करके भी ट्राई कर सकते हो। तो अगर मैं ये कोड को बाहर ले लूँ ऐसे, देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है, मुझे हैंडल करनी पड़ेगी क्योंकि मैं वहाँ से थ्रो कर रहा हूँ, लेकिन आप बात तो समझ गए, ठीक है। ये एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, ये जो थ्रो हो रहा है वो है बुक अनअवेलेबल एक्सेप्शन, ठीक है। और अगर आप मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी इस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो मैं ऐड कर लेता हूँ एक कैच ब्लॉक, और यहाँ पर कहूँगा बुक अनअवेलेबल एक्सेप्शन ई, और यहाँ पर मैं करूँगा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर भी स्टैक ट्रेस को भी प्रिंट करते, ठीक है। अब रन करते, देखिए अब मैं रन करूँगा तो बुक अनअवेलेबल एक्सेप्शन को प्रिंट किया जाएगा। आप देखिए बुक अनअवेलेबल एक्सेप्शन, आप देख पा रहे, नॉट इनफ बुक्स अवेलेबल, यह हमारा एक्सेप्शन है, ठीक है। अब देखिए एक्सेप्शन आपको जब भी आती है, एक और कॉन्सेप्ट में बात कर ले तो ऐसे घबरा नहीं जाना ये एरर देख के। नॉर्मली क्या है, लोग घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये डरावना सा स्टैक ट्रेस आ गई। ये डालने की, ये देखने की आदत डाल लो, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखिए, सबसे पहले तो वो एक्सेप्शन बता रहा है क्या है, मैसेज आपको बता दे रहा है क्लियरली, ठीक है, मैसेज आपको क्लियरली मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए आपको लाइंस भी मिल जाती है कि कहाँ पर एक्सेप्शन आई है। तो ये वाली लाइन है जहाँ पर थ्रो हुई है एक्सेप्शन, और ये दूसरी लाइन है जहाँ पर आपने वो मेथड को कॉल किया है। तो ये लाइन पर आप जाकर देख सकते हो कि क्या गलती हुई है यहाँ पर, और आप उसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये उम्मीद करता हूँ ये तो समझ गया कि कस्टम एक्सेप्शंस को आप किस तरीके से थ्रो कर सकते हो और किस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट दे देता हूँ मैं यहाँ पर, छोटा सा असाइनमेंट जिसको हम कुछ ही समय में सॉल्व भी करेंगे खुद से। तो असाइनमेंट ये है कि आपको यहाँ पर एक और पैरामीटर ऐड करना है जो कि मेंबरशिप के बारे में बताता है कि जो यूज़र है वो मेंबर है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और पैरामीटर ऐड करेंगे स्ट्रिंग मेंबर, ठीक है। और अगर मेंबर नल आता है तो हमें एक्सेप्शन थ्रो करनी है कि इनवैलिड मेंबर। तो मेंबर नेम अगर नल आता है या एम्प्टी आता है तो हमें थ्रो करनी है इनवैलिड मेंबर एक्सेप्शन। तो इसके लिए आपको इनवैलिड मेंबर एक्सेप्शन नाम की क्लास भी बनानी होगी, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर मैंने ये जो एक्सेप्शन की क्लास है ये सेम क्लास में सेम फाइल में डिफाइन की है। ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, अलग अलग फाइल्स बनती है। तो ये क्लास अलग फाइल में होगी, ये क्लास अलग फाइल में होगी, और ये क्लास अलग फाइल में होगी। लेकिन सिंस हम लर्न कर रहे हैं तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक ही क्लास में रखी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये कुछ ऐसा गलत नहीं सिखा रहा हूँ मैं, ये ईजी होता है समझने के लिए। अगर कोड आजू बाजू में होता है बिगनर्स के लिए ईजी होता है। स्प्लिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको आता है, ये कट करके अलग फाइल में डाल दो, इसको अलग फाइल में डाल दो और इसको अलग फाइल में डाल दो, ठीक है। तो नॉर्मली एक फाइल में एक ही क्लास का रूल होता है और उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो मैंने जो असाइनमेंट दिया उसको सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, और हम जल्द ही उस असाइनमेंट का सोल्यूशन लाइव करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लान ये है कि हम एक और एक्सेप्शन बनाएंगे, ठीक है, हैंडलिंग के लिए। और ये एक्सेप्शन होगा यूज़र की मेंबरशिप अगर इनवैलिड है तो तभी ही ये एक्सेप्शन थ्रो होगा, ठीक है। तो ये एज एन असाइनमेंट दिया गया था, उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश की। देखिए सही जवाब आए ना आए, ठीक है, कोशिश करना ज़रूरी है। अगर आप कोशिश करते हो इसका मतलब आप खुद से ट्राई कर रहे हो कोड लिखने का, और तभी ही ये जो स्टेप है यही डिस्टिंग्विश करता है, यही डिफ्रेंशिएट करता है आपको दूसरों से, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर चलिए मॉडिफाई करते हैं कोड को। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक मेंबर नेम भी एक्सेप्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर बोरो करते वक्त हम कहेंगे मेंबर नेम, ठीक है, मेंबर नेम करेंगे। और यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर मेंबर नेम को पास भी कर दिया जाएगा। तो ये हम कहेंगे जॉन करके एक मेंबर, ठीक है, इसको मैंने पास कर दिया।
अब अगर यहाँ पर एक चेक लगा दूंगा कि अगर मेंबर नेम अवेलेबल है और एम्प्टी नहीं है, यानी कि नल नहीं है और एम्प्टी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो वैलिड मेंबर है। अगर नल और एम्प्टी है इसका मतलब वो इनवैलिड मेंबर है। तो यहाँ पर मैं एक चेक लगा देता हूँ, इफ़ मेंबर नेम इज इक्वल टू नल, और यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे एंड, दो कंडीशंस हम चेक कर रहे हैं तो इसके लिए एंड, और यहाँ पर मेंबर नेम डॉट इज एम्प्टी, इस तरीके से एक और चेक लगा दूंगा। और यहाँ पर अगर ये ट्रू है तो मुझे एक एक्सेप्शन थ्रो करना है। क्या एक्सेप्शन होगी वो थ्रो करेंगे हम, न्यू इनवैलिड मेंबर एक्सेप्शन। ये हमने डिफाइन किया है, नहीं किया है, इसके लिए एरर आ रही है। ठीक है, तो रेड मार्क्स, ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। इनवैलिड मेंबरशिप, इनवैलिड मेंबरशिप, इस तरीके से हम इसको दिखा देंगे। और यहाँ पर एक क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर इस पर होवर करते हैं तो ये देखिए बोलेगा क्रिएट क्लास। तो ये कहाँ बनानी है क्लास, तो ये क्लास बना देगा आपके लिए, लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल। मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो क्लास की नाम है इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। बाकी सब तो सेम ही रहेगा। ठीक है, क्लास इनवैलिड मेंबर एक्सेप्शन, एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, इनवैलिड मेंबर एक्सेप्शन, और सुपर में हम मैसेज पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बार हमने कॉल किए जॉन को बोलकर, दूसरी बार हम कॉल करेंगे नल बोलकर। ठीक है, नल बोल देते हैं। एम्प्टी भी पास कर सकते हैं, एम्प्टी को भी हैंडल कर रखा है हमने। तो ये अगर हम करते हैं, देखिए, अच्छा, ये तो बुक अनअवेलेबल एक्सेप्शन आ रही है। अच्छा, तो इसको 1 कर देते और इसको भी 1 कर देते। ठीक है, बुक अनअवेलेबल को हटा देते। तो देखिए अब हमें आएगी नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। अच्छा, तो यहाँ पर हमने नल पास कर दिया है, तो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी नहीं हो सकता एग्जीक्यूट, क्योंकि ये है इज इक्वल टू नल, तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ही वर्क नहीं करेगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको एंड नहीं, इसको और रहना चाहिए एक्चुअली, और। तो या तो मेंबर नेम नल हो या मेंबर नेम एम्प्टी हो, तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही हो तो एक्सेप्शन आ जाए। तो देखिए अभी हमें आ रही है करेक्ट एक्सेप्शन, इनवैलिड मेंबर एक्सेप्शन, इनवैलिड मेंबरशिप। ठीक है, तो एक्सेप्शन सही तरीके से आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो वैसे है नहीं, और कोड भी है वो बढ़िया तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो हर एक्सेप्शन को आप एक पर्टिकुलर चीज़ से मैप कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर में। ठीक है, कस्टम एक्सेप्शंस का बेनिफिट ये है कि आपको थोड़ा डोमेन स्पेसिफिक कोड लिखने में मदद करता है, और थोड़े जो लार्ज बैकएंड सिस्टम्स होते हैं उसको मेंटेन करने में या प्रॉपर तरीके से चीज़ों को डिफाइन करने में हेल्प करता है। तो जनरली हम कस्टम एक्सेप्शंस का ही इस्तेमाल करते हैं बैकएंड सिस्टम बनाने में। डेस्कटॉप ऐप्स, जो प्रोडक्शन ग्रेड आप एप्लीकेशंस बनाओगे अब उसमें कस्टम एक्सेप्शंस काफ़ी यूज़ हो गए। आप कोई भी प्रोडक्शन ग्रेड का प्रोजेक्ट का सोर्स कोड देख लो, काफ़ी एक्सेप्शंस आपको कस्टम दिखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन इसको सीखने के लिए आपको जो नेटिव एक्सेप्शंस है वो क्लियर होना ज़रूरी है। थ्रो कब करते हैं, थ्रो क्यों करते हैं, थ्रोस क्या होता है, किस सिनेरियो में थ्रो यूज़ करना है, ट्राई कैच क्या है, फाइनली क्या है, ये सब समझना ज़रूरी है। और फिर स्टेप बाय स्टेप अगर आप कस्टम एक्सेप्शंस पे आते हो तो चीज़ें बढ़िया हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी जो एक्सप्लेनेशन था, ये पूरा जो सब हमने सीखा, ये हेल्पफुल था, और बने रहने के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पर, प्रॉमिस करता हूँ ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो अगर आपको ये प्लेलिस्ट, ये कंटेंट जो भी मैं पुश कर रहा हूँ, ये आपको वैल्यूएबल लगता है, ये वीडियो वैल्यूएबल लगा आपको, तो आप मेरे जो पेड कोर्सेज है उसको भी चेक कीजिएगा। अब पेड कोर्सेज का नाम सुनकर थोड़ा बुरा लग जाता है लोगों को, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, पेड कोर्सेज मतलब ये 8-10 हज़ार का कोर्स नहीं है। ये यूडेमी पे बेचा जाता है कोर्स, यूडेमी पे अवेलेबल है, ये आपको फ्री में भी मिल सकता है। तो अगर आपके पास कोई यूडेमी बिजनेस अकाउंट है तो देखिए ये जो कोर्स है यूडेमी बिजनेस में इंक्लूडेड है, और अगर यूडेमी बिजनेस अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक लोएस्ट प्राइस कूपन दे देता हूँ यहाँ पर इस वेबसाइट पर। तो एनरोल बटन पर क्लिक करके आप यूडेमी पे चले जाते हो और देखिए इस कोर्स की प्राइस क्या है। ठीक है, तो 600 से 300 के बीच में ये 600 से 400 के बीच में ये कोर्स बिकता है, कभी कभी प्राइस 700 भी चली जाती है, डिपेंड करता है। यूडेमी इसकी प्राइस जो है वो कंट्रोल करता है, हम नहीं करते। ठीक है, लेकिन मैं कोर्स की बात करता हूँ। ठीक है, ये तो प्राइसिंग की बात थी, एक्सपेंसिव नहीं है कोर्स अगर आप खुद को अपस्किल करना चाहते हो, क्योंकि जॉब आपको जो मिलती है
लर्न करने के बाद, जो स्किल्स अक्वायर करते हो उसके बाद आपको जो जॉब मिलती है वो इससे कई गुना ज़्यादा आपको पे करती है, ठीक है। और ये कोर्सेज इतने एक्सपेंसिव नहीं है, काफ़ी हाई क्वालिटी, आप रेटिंग्स देख सकते हो, ठीक है, रेटिंग्स देख सकते हो, काफ़ी सारे लर्नर्स ने ऑलरेडी इस कोर्स को लिया हुआ है। और इस कोर्स के बारे में बता देता हूँ, देखिए ये जो वीडियो आप देख रहे हो, प्लेलिस्ट जो देख रहे हो, ये यूनिक तो है, ऐसा नहीं है कि ओवरलैप है या आप सेम चीज़ें सीखेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम बना रहे हैं एक प्रोडक्शन ग्रेड ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप जो चैलेंजेस फेस करोगे, रियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम विथ फुल स्टैक फ्रंट एंड, ठीक है, और काफ़ी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन्ड है। और ये कोर्स टोटल आप देखोगे तो 88 आवर्स का है, लगभग 90 घंटे का, ठीक है। और पिछले 6 महीनों में 10 बार अपडेट हो चुका है ये कोर्स, 10 बार। जो लर्नर्स इसमें एनरोल्ड है इनको ये बात पता है। तो ये काफ़ी वैल्यूएबल है और एक रीज़न है जिसकी वजह से ये बेस्ट सेलर है, क्योंकि हम इसको काफ़ी मैं जो इस कोर्स पर ध्यान देता हूँ, काफ़ी ध्यान देता हूँ और हमेशा अपडेट करता रहता हूँ, तो इसीलिए ये बेस्ट सेलर है और लोगों ने इसमें ट्रस्ट रखा है, ठीक है। तो बात करते हैं कोर्स करिकुलम पे, इसमें क्या क्या कवर्ड है। देखिए, आप करिकुलम देखेंगे तो इसमें तो पहले तो बैकएंड पहले बनेंगे प्रोडक्शन ग्रेड ई कॉमर्स का। तो इसमें जो चैलेंजेस आप फेस करेंगे वो काफ़ी यूनिक चैलेंजेस है जो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में फेस की जाती है, ठीक है। ई कॉमर्स प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में डिप्लॉयमेंट सिखाऊंगा आपको रिएक्ट नहीं आती क्योंकि फ्रंट एंड बनाएंगे हम लोग, आपको रिएक्ट नहीं आती तो रिएक्ट भी इंक्लूडेड है, आपको जावास्क्रिप्ट अगर नहीं आती तो जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड है। आप पूरा सीखिए, देखिए रिएक्ट इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, बेसिक्स, बिगनर्स, एडवांस, और यहाँ पर फिर हम फ्रंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट करेंगे। इसके ये सीखने के बाद ये सारी चीज़ें रिडक्स की मदद से हम जो है इसका फ्रंट एंड, एडवांस फ्रंट एंड बनाएंगे। इसमें देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो आउटकम ये है कि आप एक पूरा आपकी फ्रंट एंड विथ एपीआई को डिप्लॉय करो, ठीक है। और इसमें एक कॉम्प्लेक्स एडमिन पैनल भी इंक्लूड किया गया है, एडमिन पैनल और सेलर पैनल, जिसके जरिए आप रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मैनेज कर सकते हो फ्रंट एंड पे। तो इसमें जो कंटेंट है, इसमें जो लर्निंग्स आपको मिलेगी ये काफ़ी यूनिक मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि ओवरलैप है और सेम ही कोर्स है, सेम ही कंटेंट है, ऐसा नहीं है। इस कोर्स को, इस प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे ये उसका आप रेज्यूमे में भी दिखा सकते हो। देखिए ये इसका प्रोजेक्ट डेमो भी है, आप प्रोजेक्ट डेमो भी अच्छे से देख सकते हो ये पूरी तरीके से कि आप क्या बनाने वाले हो। तो यहाँ पर मैं पूरी की पूरा डेमो दे देता हूँ। देखिए स्ट्राइप का पेमेंट इंटीग्रेशन भी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है लेकिन ठीक है, यहाँ पर मुझे इसकी क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है लेकिन ये थोड़ा ब्लर हो गया है। तो इसमें पेमेंट वगैरह सब कुछ है, पेमेंट गेटवे आप देख सकते हो, पूरा की पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर मैंने पूरा डेमो दिया हुआ है। और इसके रिव्यूज़ भी आप देख सकते हो, रिव्यूज़ भी छुपे नहीं है और रिव्यूज़ पब्लिकली होस्टेड है। मेरी वेबसाइट पे रिव्यूज़ नहीं है। देखिए अगर मेरी वेबसाइट पे होता, नॉर्मली क्या होता है वेबसाइट पे लोग है ना, रिव्यूज़, फेक रिव्यूज़ भी देखने मिलते हैं लोगों को, लेकिन ये रिव्यूज़ है कोई एक्सटर्नल साइट पे यूडेमी पर, जो कि एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये रिव्यूज़ खरीदे हुए नहीं है, ये एक्चुअल रिव्यूज़ है जो लोगों ने डाले हैं। तो ये एक कोर्स है मेरा। दूसरा कोर्स है मेरा माइक्रो सर्विसेज का। ये माइक्रो सर्विसेज का कोर्स भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अगर आप ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन यहाँ पर बनाते हो, ये प्रोजेक्ट लेड कोर्सेज है, ठीक है। ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन आप बनाते हो पूरा फुल स्टैक, उसके बाद आप माइक्रो सर्विस की ओर जा सकते हो, जहाँ पर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन को लेकर माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर सब कुछ सीखेंगे, डॉकर, क्यूबरनेटिस, सब कुछ इंक्लूडेड है। फुल प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन है यहाँ पर, ठीक है। बेनिफिट्स भी काफ़ी है इस कोर्स के, देखिए। और बेनिफिट्स ये है कि आपको यहाँ पर 6 महीने का फ्री इंटेलिजे प्रो एक्सेस दिया जाता है, ठीक है। और फ्यूचर अपडेट्स भी आपको दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी मैं जितना कहूँ उतना कम है, लेकिन ये कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज मेरे टाइम पे अवेलेबल नहीं थे जब मैं लर्निंग कर रहा था, लेकिन आज काफ़ी लर्नर्स को ये कोर्स के बाद हेल्प हो जाती है, ठीक है। वो लोग प्रॉपर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए हम कोई बेसिक एप्लीकेशन नहीं बनाते इसमें, ये एडवांस प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस बनते हैं। इसमें रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी, सब कुछ हम लोग डालेंगे। और ई कॉमर्स में जो चैलेंजेस आते हैं उसको हम फेस करेंगे। और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जैसे कि स्प्रिंग सिक्योरिटी और डेटा जीपीए, ये सारी। और आप है ना रोड मैप भी देख सकते हो, यहाँ पर ये रोड मैप है। तो रोड मैप के इस पेज पर आ जाओगे faisalmemon.com/roadmap। तो ये आपको रोड मैप बताएगा पूरा के पूरा कि आपको ये जो कोर्सेज है किस ऑर्डर में लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। और लोएस्ट प्राइस कोर्स का आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि एक कूपन डाल के रखूँ
ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते एक्सपेंसिव कोर्सेज वो यहाँ पर आए और इसको ले सके। देखिए, ये जो नॉलेज आपको मिलता है ये काफ़ी लो प्राइस पे मिलता है और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है ये फ्री कंटेंट जनरेट करने में रेवेन्यू जाता है और इससे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको चेकआउट करेंगे एक बार। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते कोई बात नहीं, हम ऐसे तो फ्री कंटेंट वैसे लाते ही रहेंगे, हमेशा लाते रहेंगे। तो आप एटलीस्ट सब्सक्राइब और यूट्यूब पे तो सपोर्ट कर ही सकते हो। ठीक है, थैंक यू।